आज का टॉपिक है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारे इंडियन इकोनॉमी में कितने टाइप के सेक्टर्स हैं जो कि क्लास 10 चैप्टर 2 इकोनॉमीज है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टर्म्स आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है, पिक्चर्स 1, पिक्चर्स 2, पिक्चर्स 3, पिक्चर्स 4। तो जब हम इस चारों पिक्चर्स को देखते हैं तो हम लोगों को मालूम चल रहा है कि इस पिक्चर में जो है कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है। इसमें क्या होता है कि गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है, यहाँ पे भी क्या सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू विल फाइंड दैट पीपल्स आर इंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पीपल्स जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे जो यहाँ पे कर रहा है। सम ऑफ दिस एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स, कुछ गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और कुछ जो है सर्विसेज को दे रहा है। सो दिस एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट व्हेन वी स्पीक। तो हर वक्त जो है हमारे आमने सामने हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है चलता ही है। ठीक है, तो इसी एक्टिविटीज़ को जो है कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो कि हमारा प्राइमरी सेक्टर्स, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें क्या होता है कि सीधे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है। जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, कल्टिवेशन ऑफ कॉटन हो गया। इट टेक प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन्स। ठीक है, For the growth of cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine, climate। तो इस सारे क्या होता है कि हम नेचुरल फैक्टर्स पे सीधे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और जब हम कोई भी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर दें तो उसी को बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर्स। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज़, कॉटन इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट। हम जानते हैं कि कॉटन क्या एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटीज़ लाइक ए डेयरी हो गया, वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉडर्स। सो द प्रोडक्ट हियर मिल्क इज़ आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। तो मिल्क भी जो है एक प्रकार का क्या होगा, हमारा नेचुरल प्रोडक्ट ही है। सिमिलरली मिनरल्स हो गया, ओट्स हो गया, तो ये भी क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। When we produce a goods by exploiting a natural resources, जब हम कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, उसी को बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर्स। वाई प्राइमरी, क्यों प्राइमरी हमने उसको बोला, क्योंकि बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट। क्योंकि एक बेस माना जाता है हमारे अदर प्रोडक्ट का, दैट आर सब्सिक्वेंटली मेड। जो कि अदर प्रोडक्ट बनती है इस जो प्राइमरी सेक्टर्स के द्वारा जो बनी हुई है, कहीं ना कहीं एक बेस माना जाता है अदर गुड्स के लिए। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट द फ्रॉम एग्रीकल्चर से, हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को पाते हैं डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से। सो दिस सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स, इसलिए हम लोग उसको एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर्स इसको हम लोग बोलते हैं। अब आता है सेकेंडरी सेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्टर्स जो कवर एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म्स थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वे एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली उसको बोला जाता है कि जितने भी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जब उसको हम लोग चेंज करते हैं अदर फॉर्म्स में मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में, तो उसी को बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है। इट इज़ अ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्राइमरी। प्राइमरी के बाद ही जो है जस्ट नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर्स आता है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय द नेचर्स। ठीक है, प्रोडक्ट जो है नॉट प्रोड्यूस बाय द नेचर्स बट हैज़ टू मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ एसेंशियल। तो कोई भी चीज़ जो अगर हम लोग प्रोड्यूस कर ले, लेकिन उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, तो मैन्युफैक्चरिंग किससे आता है, सेकेंडरी सेक्टर से आता है। दिस कुड बी इन फैक्ट्री और वर्कशॉप एट होम हो गया, जैसे हम लोग फैक्ट्री में जो और लेबरर जो काम करते हैं वो क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर्स हो गया। सो फॉर एग्जांपल यूजिंग कॉटन फाइबर जो होता है फ्रॉम द प्लांट, ओके, वी स्पिन यार्न एंड वेव क्लॉथ, जो क्लॉथ बनाया जाता है कहाँ से, इंडस्ट्री से। सो यूजिंग द शुगर कैन जो है एक रॉ मटेरियल है, लेकिन हम लोग उससे क्या बनाते हैं, गुड़, शुगर। सो वी कन्वर्ट जो है अर्थ इनटू अ ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक अ हाउसेज एंड बिल्डिंग। जो मिट्टी होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, ठीक है, तो ये क्या हो गया,
सेकेंडरी सेक्टर्स हो जाए. सो सिंस दिस सेक्टर्स ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दैट कैम अप, उसी को मैं बोला था इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, जो कि इंडस्ट्रीज का ज़रूरत पड़ता है उस चीज नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स या फिर सेकेंडरी सेक्टर्स बोला जाता है. आफ्टर प्राइमरी, अब तो गुड्स बन गया, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो था वो प्राइमरी सेक्टर्स था. अब हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज से उसको कन्वर्ट किया बाय द इंडस्ट्रियल के हेल्प से, तो गुड्स हमारा तैयार हो गया. अब इस गुड्स को क्या करना है, मार्केट तक पहुंचाना है. तो जब टर्सरी सेक्टर्स के यहाँ पे काम आता है. After primary and secondary, there is a third category activities that falls under the tertiary sectors and is different from above the two, और ये काफ़ी different होता है. Basically tertiary sectors का मतलब होता है service sectors. These activities are that helpful in the development of the primary and secondary activities, जो कि एक help करता है primary और secondary sectors को develop करने में. These activities by themselves do not produce a goods, but they are an add or support for the production of process. टर्सरी सेक्टर तो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन हाँ प्रोडक्शन सेक्टर्स को सपोर्ट करता है ज़रूर. फॉर एग्जांपल कि गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और द सेकेंडरी सेक्टर्स वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ट्रक्स. गुड्स तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन गुड्स को जो है मार्केट तक पहुँचाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट का यूज़ चाहिए. ट्रक होनी चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है हमारा गुड्स होलसेलर और रिटेलर तक पहुँच सके. At times it may be necessity to store this in a गोडाउन हो गया, गोडाउन तक पहुंचाना है तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए. तो ये हमारा क्या होगा, टर्सरी सेक्टर हो गया, जिसको हम लोग सर्विस, क्योंकि यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं तो इसलिए इसको हम लोग सर्विस सेक्टर्स बोला जाता है. Service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. सर्विस सेक्टर्स जो है डायरेक्टली जो है हेल्प नहीं करते हैं हमारे गुड को प्रोड्यूस करने के लिए. फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर टीचर्स, अगर हमें टीचर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वाशरमैन, बार्बर्स, लॉयर्स, पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क. सो इट रिसेंट टाइम सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ATM बूथ हो गया, कॉल सेंटर हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनी, तो कहने का एक सपोर्टिव है और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्विस सेक्टर्स, ठीक है. और यहाँ पे कुछ दिया गया हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थ्रू ग्रुप्ड इनटू द 3 डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि 3 डिफरेंट कैटेगरीज पे उसको रखा गया और हाईली इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, जो कि इंटरडिपेंडेंट है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया, आप इस एग्जाम्पल को एक बार पढ़ लें. अब हम देखते हैं कि कंपेयरिंग ऑफ दिस 3 सेक्टर्स. अब इस 3 सेक्टर्स को अगर हम लोग कंपेयर किया जाए, ठीक है, कंपेयरिंग ऑफ दिस 3 सेक्टर्स, द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रोड्यूस करता है. आल्सो the 3 sectors have a large number of peoples working in them to produce these goods and services. और ये तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स में काफ़ी सारे लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्सेस है. द नेक्स्ट स्टेप्स देयरफॉर इज टू हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, हाउ मैनी पीपल्स वर्क इन ईच सेक्टर्स, कितने लोग जो है हर सेक्टर्स में काम कर रहा है. और इन एन इकोनॉमी देयर वुड बी 1 और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में जो कौन सेक्टर डोमिनेंट है एम्प्लॉयमेंट के कंपेयर पे, वाइल अदर सेक्टर आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, अदर सेक्टर्स जो है रिलेटिवली स्मॉल इन साइज पे. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर्स. हाउ डू वी काउंट, किस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं जो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को, एंड नो जान सकते हैं कि हमारे टोटल प्रोडक्शन जो है हर सेक्टर्स में क्या है या फिर कैसे हो रहा है, ठीक है. तो विथ मैनी थाउजेंड ऑफ गुड्स, हम हर एक सेक्टर्स में जो है थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. यू माइट थिंक दिस एन इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल टास्क है हर किसी को गिनना. नॉट ओनली वुड द टास्क विद, यू माइट आल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर, इट वॉन्ट मेक अ सेंस, ठीक है. आप अगर हर चीज़ों को गिनने लगते हैं कि कितने कार को प्रोड्यूस हुआ हमारे नेशंस पे, 500, 500, 1000 लाख कंप्यूटर्स कितने हुआ, तो कहने का एक नॉनसेंस वाली है कि इतने सारे गुड्स को आप गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक. सो यू आर राइट इन थिंकिंग सो.
टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम्स इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने जो है एक आइडिया दिया कि हम लोग नंबर ऑफ गुड्स को तो नहीं गिन सकते, लेकिन हाँ उसके हम लोग वैल्यू को ज़रूर जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतने वैल्यूज़ हो सकते हैं। शुड बी यूज रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर को नहीं बल्कि उसके वैल्यूज़ को हम लोग जोड़ेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया हुआ है कि इफ़ 10,000 kg ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट 8 रुपीज़ पर केजी में उसको बेचा जाता है, द वैल्यू ऑफ वुड इज़ 80,000 हो गया। उसी तरह से जो वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स एट 10 रुपीज़ पर पीस के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो 50,000 हुए। तो हम लोगों ने इसका क्या किया, मार्केट वैल्यू लगा दिया। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एड अप। तो इसी तरह से जो हम उसको एक वैल्यू लगाते हैं। रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशंस one has to take. Not every good and services that is produced and sold need not to be counted. इसका मतलब ये नहीं कि होगा क्या, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में काफ़ी सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक गुड्स और सर्विसेज को जो काउंट किया जाता है, ठीक है, हर गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता है। इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारी इकोनॉमी में वही गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को एडप्ट किया जाता है जो कि फाइनल हो, इंटरमीडिएट नहीं। टेक फॉर इंस्टेंस, जैसे एक फार्मर जो एक सेल व्हीट को करता है फ्लोर मिल फॉर ₹8 पर केजी, द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी ₹10 पर केजी। ठीक है, एक फार्मर है जो कि अपने जो फ्लोर को 8 रुपीज़ पर केजी में जो है बेचता है, फिर जो ग्राइंड मिल होता है फिर जो बिस्किट कंपनी को 10 रुपीज़ पर केजी में बेचता है, और जो बिस्किट कंपनी है जो फिर उसको उस फ्लोर से जो है बिस्किट बना के जो कि 60 रुपया में बेचते हैं। तो जो वैल्यू, तो बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स। तो बिस्किट जो यहाँ पे फाइनल गुड्स है, ठीक है। तो बिस्किट्स को हम लोग एडप्ट करेंगे और ये जो है इन सब को हम लोग एडप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स को जो हम लोग कभी भी एडप्ट नहीं करते, ओनली फाइनल गुड्स, सिर्फ फाइनल गुड्स को जो हम लोग एडप्ट करते हैं। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स, क्यों फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड हम लोग करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू द फाइनल गुड्स सच एज व्हीट हो गया एंड द व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर द इंटरमीडिएट गुड्स। और व्हीट जो है और व्हीट फ्लोर जो है इसमें इंटरमीडिएट गुड्स का काम करता है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए नहीं करते क्योंकि जो है एक हमारे फाइनल गुड्स को हेल्प करता है प्रोड्यूस करने के लिए। सो द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स। तो भाई हम लोग जो फाइनल गुड्स जो जब बना होगा तो ऑलरेडी तो हम लोगों ने उस फाइनल गुड्स तो कहने के इंटरमीडिएट गुड्स को तो ओबियसली जोड़ा ही होगा, तो कहीं ना कहीं पर डबल काउंटिंग हो जाता है, तो इसीलिए उसको नहीं एडप्ट किया जाता है, ठीक, इसीलिए उसको एडप्ट नहीं किया जाता है। सो द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड। सो द वैल्यू, एक सेकेंड, सिमिलरली the value of all other intermediate goods would be included to count the value of flour and wheat separate, therefore not corrected because। तो यहाँ पे क्या गया हुआ कि जितने भी हमारे फाइनल गुड्स है, फाइनल माइनस इंटरमीडिएट, जितने भी हमारे इंटरमीडिएट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वही हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स जो बताती है। सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ब्राउट इन ईच सेक्टर्स, हर एक सेक्टर्स पे जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर, एक ईयर के अंदर में, एक साल के अंदर में जो है जितने भी हमारे टोटल प्रोडक्शंस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का हर एक सेक्टर में एक साल के अंदर में, उसको हम लोग वैल्यू लगाते हैं फाइनल माइनस इंटरमीडिएट के द्वारा। एंड सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स। तो हम लोगों ने देखा कि 3 सेक्टर्स होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो तीनों सेक्टर्स का जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू निकला होगा, सपोज जस्ट एग्जांपल, इसका वैल्यू अगर 5 निकला, इसका वैल्यू फिर अगर 5 निकला, इसका वैल्यू 5, तो 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो हम टोटल जो है हमारा 15 वैल्यूज़ निकल गया, और इसी को हम लोग बोला जाता है जीडीपी। जब हम लोग सारी सेक्टर्स के वैल्यू को एडप्ट कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
हमारे कंट्री का। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर्स। तो फिर से एक बार कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है कि जो हमारी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल के अंदर में, और ये गुड्स क्या होनी चाहिए, फाइनल गुड्स होना चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फिर से एक बार, एक साल के अंदर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, जब हम लोग उसका मार्केट वैल्यू निकालते हैं, उसी को हम लोग बोला जाता है जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक, उसी को हम लोग बोला जाता है जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। इन इंडिया जो है द मेजरिंग जीडीपी इज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। और जीडीपी कौन निकालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है इसको निकालता है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ all the Indian states and the union territory collect information relating to total volume of goods and services, then prices and estimating the GDP। ठीक है, तो GDP को एक्चुअली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए मिनिस्ट्री है जो कि इसको निकालता है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट इसके लिए अवेलेबल है जो कि डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, प्राइसेस है, बहुत सारे फैक्टर्स जो इसके रिस्पॉन्सिबल है जीडीपी को मेजर्स करने के लिए। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। ठीक है, ओके, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में जो हम लोग हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।